हेलो स्टूडेंट। हम आज जो 7th क्लास की हिस्ट्री है हमारे अतीत भाग 2 उसके फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो उन परिवर्तनों को यहाँ दिखाया गया है कि जो 1000 वर्षों के दौरान है। यहाँ एक ये मतलब आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है। ये पेंटिंग नहीं है, ये एक मानचित्र है और ये मानचित्र है 1720 का। आज है 2020, मतलब 300 साल पहले का ये मानचित्र है आपके सामने, जिसको बनाया गया है अल इदरसी के द्वारा। जो इसमें मानचित्र दिखाई दे रहा है, मतलब हमें तो सिर्फ एक पेंटिंग दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से अल इदरसी कहना चाहता है कि इसमें जो श्रीलंका आज का जो मैप हमें दिखाई देता है वो नीचे है, इसमें वो ऊपर के हिस्से में दिखाया गया है। दक्षिण भारत में उस की बात की गई है यहाँ पे, और उन जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। जो बात की गई है अरब का, वो मतलब एक इतिहासकार रहा है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 ये आपका दिखाई देता है, जो आज के समय में है, जो कि बनने में 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। इस नक्शे में हमें ज़्यादातर परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा, मतलब इतनी ज़्यादा जानकारियाँ दी गई है इसके विषय में। और जो मानचित्र अल इदरसी द्वारा बनाया गया था उसमें जो कहे ज़्यादा जानकारियाँ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नुओं के अनुसार ये महाद्वीप का यहाँ दिखाया गया है, ये उसके द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में। गंगा के मार्ग को देखें, गंगा के मार्ग के विषय में बात की गई है। जो ऊपर का जो हिस्सा है आपका, उधर उस गंगा के मार्ग के विषय में बात की गई है। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं, फिर आगे कितनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेज जो समय बीत चुका है उनके बारे में जो जानकारी देने वाले साक्ष्य हैं हमारे पास, चाहे वो ग्रंथ हैं, चाहे वो अभिलेख हैं, चाहे वो पांडुलिपियाँ हैं, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो ये इस तरह के दस्तावेज होते हैं। और इनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यहाँ ये बात की गई है, नई और पुरानी जो शब्दावली है जो आज के अंतर हमें देखने को मिलते हैं, उनके संदर्भ में कुछ बातें आती हैं, उनके बारे में कुछ बातें आती हैं जो आज बदल चुकी हैं। तो भाषा है, उनमें जो शब्द रखे गए हैं उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ भी बदल चुके हैं। कैसे वो अर्थ बदले हैं समय के अनुसार, उसके विषय में बात कर रहा है। हिंदुस्तान शब्द की बात आती है, जो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग राजाओं ने, लेखकों ने अलग अलग अर्थ इसका लिया है भारत के लिए। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत कुछ बदलती हैं। उदाहरण के स्वरूप इसने बात की है कि मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी, आज के समय की और जो प्राचीन समय की जो फारसी है, उनमें भिन्नता हमें दिखाई देती है। और भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई, उनके शब्दों के अर्थ भी बदल चुके हैं। वो बात यहाँ कहना चाहता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लिया गया है, यहाँ जो दिखाना चाहता है फारसी भाषा के अनुसार इसका अर्थ कैसे बदला है। इसे आधुनिक हिंदुस्तान को हम भारत कहते हैं आज के समय में। लेकिन 13वीं सदी में की बात की गई है। 13वीं सदी में जो इसका अर्थ लिया गया है फारसी में, एक इतिहास कर रहे हैं मिनहाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसने इस शब्द को दिया है मिनहाज ए सिराज ने। उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से है। गंगा यमुना का क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा की बात है, उसके लिए लिया गया है। और इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के
अधिकारक क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द की जहाँ बात की गई है, दक्षिण भारत में उसका समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत के तौर पे उसको कभी नहीं दिखाया गया। वो बात यहाँ कहना चाहता है, उसका समावेशन है वो देखने को नहीं मिलता। अब आगे बात करता है इसमें दक्षिण भारत के बाद। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। पहले मिनहाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में, फिर 16वीं शताब्दी में बात कही गई है बाबर के द्वारा भौगोलिक क्षेत्र, पशु पक्षी और निवासियों की संस्कृति को दर्शाने के लिए किया है। और 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, हिंद की ही कुछ समान था मगर भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। और हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। आज उन्हें जो जोड़ा गया है वो बात यहाँ कहना चाहता है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अतीत में उनमें कुछ अलग ही अर्थ हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज उनका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, हम उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन उस समय में क्या होता था कि मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति है, जैसे कोई दूसरे गांव का व्यक्ति हमारे गांव में आ जाता, उसको भी विदेशी कहते थे। उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। या दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग थे उन्हें भी उस समय विदेशी कहा जाता था। हिंदी में उसे परदेशी है, फारसी में उसे हम अजनबी कहते हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। नगरवासी में मतलब शहर है, वहाँ से कोई वनों से आए हुए व्यक्ति, उन्हें विदेशी कहा है। किंतु एक गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। तो विदेशी शब्द यहाँ इसके विषय में बात की गई है। इतिहास और उनके विषय में हम बात करेंगे फिर आगे। उसके स्रोत क्या रहे हैं। तब तक आपका धन्यवाद।